तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग दूर में रखी हुई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो पास में जो रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है ये हमें धुंधली नजर आती है, और जब हम लोग पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो दूर में रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है ये हमें धुंधली नजर आती है। ऐसा कैसे होता है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्श, और आप देख रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई। और इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आई और उनके फंक्शंस पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था, और आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको समझा देता हूँ जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा जो ये रेटिना होता है, ये जो यहाँ पीछे का जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका रेटिना, जो कि यहाँ पे रेड वाला पार्ट दिख रहा है। ये जो रेटिना होता है ये एक स्क्रीन के जैसा एक्ट करता है। जैसे कि प्रोजेक्टर से अगर लाइट रेज वहां पे फॉल होती है किसी स्क्रीन पे तो वहां पे उसका एक इमेज फॉर्म होता है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पर भी अगर लाइट रेज होगी, यहाँ पे बीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पर भी क्या होगा, उस इमेज का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंसेस पे रख के मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं जब धुंधली नजर आती है और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत ही क्लियरली नजर आते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक पेड़ ले रहा हूँ जो कि बहुत ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, और मैं इसका इमेज यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो पेड़ है हमारी आंखें जो है इसको बहुत ही अच्छे से देख पा रही है। अगर इसको देख पा रही है हमारी आंखें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो आने वाली रेज होगी उनका एक शार्प इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? रेटिना पे बन रहा होगा, तभी हमारी आंखें उसको देख पा रही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे रे डायग्राम इस तरह से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे दो कलर पेन का यूज करूंगा। जो दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए मैं ब्लू पेन का यूज करूंगा, और नजदीक के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए मैं रेड पेन का यूज करूंगा। देखिएगा ध्यान से। देखो, मैं मान लेता हूँ कि दूर से आने वाली जितनी भी रेज होती है वो सब क्या होती है? पैरेलल होती है। हम लोगों ने यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं एक रे को मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। सेकेंड वाले रे को मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ, सेकेंड वाले रे, ये क्या आपका सेकेंड वाला रे, ठीक है। ये दोनों रेज क्या है? यहाँ पे पैरेलल आ रही है। लेकिन अगर ये दोनों रेज पैरेलल आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जा रही है? क्योंकि ये हम लोग को ये वाला इमेज जो है ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से मुड़ रही होगी? इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि देखो ये वाला जो रे है, सेकेंड वाला जो रे है आपका, ये कहाँ से जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला जितना भी रेज होता है वो क्या होता है? बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाता है। तो ये वाला रे तो सीधा निकल गया, लेकिन ये वाला जो रे था ये अपने पाथ से मुड़ गया और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे। क्यों इंटरसेक्ट किया यहाँ पे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज जो है हम लोग को बहुत ही क्लियरली वहां पे दिख रहा है। इसी कारण से ये जो रे है ये यहाँ पर आके बैठ गया है रेटिना पे, ओके, और हम लोग को इसका इमेज बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे, और आपने एक चीज यहाँ पे पहले भी ये देखा है कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्ट करती है तो फिर वो कहाँ से जाकर गुजरती है? फोकस से गुजरती है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में मेरा ये जो लेंस है इसका फोकस कौन सा है? अभी ये वाला है। इसका फोकस कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। इस कंडीशन में जब मैं पेड़ को देख रहा हूँ जो कि काफी डिस्टेंस पर है, उस कंडीशन में मेरा फोकस क्या है? ये वाला पॉइंट है। क्लियर यहाँ पे? अब देखिए, अब यहाँ पर मान लो कि चलिए ये हो गया आपका। देखो, यहां से मैं टू रेज लूंगा। पहला रे कैसा लूंगा मैं? पैरेलल। तो मैं यहां से इस पॉइंट से मैं टू रेज निकाल रहा हूँ। फर्स्ट रे कौन सा है? पैरेलल। चलो देखो ये पैरेलल रेज है। सेकेंड रे में यहाँ इसी पॉइंट से कहां से पास करवाऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखो ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जितने भी रेज आते हैं वो क्या होते हैं? बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाते हैं। मतलब कि वो ये वाला जो रे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला रे, ये किस पॉइंट से जा रहा है? ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर इस रेटिना की इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं अभी पेड़ को देख पा रहा हूँ, पेड़ को अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा फोकस तो अभी यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो पैरेलल रे यहाँ से आया है ये भी कहाँ जाके मिलने वाला है? ये भी इस पॉइंट पे ही जाकर मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेटिना पर दोनों रे जो है ये मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रेटिना पर नहीं मिल रही है मतलब कि वहां पर शार्प इमेज का फॉर्म नहीं होगा। यही रीजन है कि जब मैं दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो पास में रखी हुई जो ऑब्जेक्ट होती है इसका एक शार्प इमेज यहाँ पे नहीं बनता है, और इसी कारण से वो हमें धुंधली नजर आती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकेंड कंडीशन की।
जब मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो सेकंड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो बॉय है, मैं इसे बहुत ही क्लियरली देख पा रहा हूँ, मैं इसे बहुत ही क्लियरली देख पा रहा हूँ। अगर मैं इसे क्लियरली देख पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मैं जब यहाँ से टू रेज को लूंगा, जब मैं यहाँ से टू रेज को लूंगा, जैसे मान लो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और मैं यहाँ से टू रेज लूंगा, पहला वाला रेज तो ये हो गया आपका, फर्स्ट रे तो ये हो गया आपका, है ना। सेकेंड रे कैसा लूंगा मैं, पैरेलल, पैरेलल। अब पैरेलल रे जो यहाँ पे आया, ये डिफ्लेक्शन के बाद किधर से होकर जाता है, ये इस पॉइंट पर ही आके मिलेगा, क्योंकि मुझे ये वाला जो इमेज है ये क्लियरली दिख रहा है। अगर मुझे ये वाला इमेज क्लियरली दिख रहा है, मतलब कि दोनों रेज कहाँ पे मिलेंगे, रेटिना पे मिलने वाले हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैं ये इसे क्या करूंगा, यहाँ पर रेटिना पे मिला दूँ, इस तरह से मिला दूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास टू रेज है और दोनों रेज कहाँ पे जाके मिला, दोनों रेज यहाँ पे रेटिना पे मिल गया, मतलब कि मेरा जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, एक शार्प इमेज है, यहाँ रेटिना में बन रहा है और मैं इसे क्लियरली देख पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्लेक्ट करती है तो कहाँ जाके मिलती है, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती है। तो देखो इस कंडीशन में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये वाला रे जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा फोकस कहाँ होने वाला है, ये वाला पॉइंट होने वाला है। फर्स्ट वाली कंडीशन में फोकस कहाँ पर था, यहाँ पर था, और सेकेंड वाली कंडीशन में फोकस कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ F1, मैं इसे नाम देता हूँ F2, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसी कंडीशन में यहाँ पर जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखूंगा तब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये मान लो कि दूर रखिए एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब यहाँ से जो रेज आएगी, दोनों रेज कैसी की, पैरेलल होगी। पहला जो रेज यहाँ से निकलेगा वो कैसा निकलेगा, देखो ये जो पहला रेज निकला है कैसा निकला, पैरेलल, ये तो पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल जाएगा कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर। फर्स्ट रे तो ऐसे ही जाएगा, सेकेंड पैरेलल रे जो यहाँ से आ रहा होगा, सेकेंड पैरेलल रे जो वहां से आ रहा होगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो फोकस से गुजरेगा। जो सेकेंड रे जो पैरेलल आ रही है कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा तो फोकस से ही, ठीक है ना। इसी का अभी तो मेरा ये वाला, अगर मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा हूँ, इस कारण से अभी मेरा फोकस कौन सा है, ये वाला है ना। और अगर मैं दूर के ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहा है वो पैरेलल रेज होगा, वो भी क्या होगा, इसी पॉइंट से गुजरेगा, मतलब कि वो कहाँ से गुजरने वाला है, इस पॉइंट से ऐसे करके गुजरने वाला है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे कि पहला वाला रे जो है वो यहाँ आ रहा है, सेकेंड रे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो क्या जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, क्या इसका इमेज शार्प इमेज यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर। इसी कारण से हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जब नजदीक में रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है, इसका जब इमेज शार्प बनता है तो दूर में रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प नहीं बनता, वो धुंधला नजर आता है हम लोगों को, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को और ज्यादा नजदीक करता हूँ तो क्या होगा, अभी आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इसका फोकस कहाँ था, यहाँ पर था। जो ऑब्जेक्ट नजदीक आया तो इसका फोकस क्या हो गया, नजदीक आ गया। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और ज्यादा नजदीक करूँ तो फोकल लेंथ क्या होगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे मैं नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखूंगा, मेरे आई का जो फोकल लेंथ है ये क्या होगा, कम होने लगेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे आई का जो लेंस होता है ये ग्लास का नहीं बना होता, ये एक तरह की जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। इसी कारण से इसके अंदर में कैपेबिलिटी होता है कि अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सके, और इसके इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि एक ऐसा पावर जिससे कि लेंस अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि अगर लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि अगर मान लो कि लेंस का ज्यादा फोकल लेंथ है, मतलब कि इसका कर्वेचर क्या है, वो बहुत ही कम है। अगर फोकल लेंथ कम है, इसका मतलब इसका कर्वेचर क्या है, ज्यादा है। कब होगा फोकल लेंथ कम, जब इसका कर्वेचर ज्यादा होगा। कर्वेचर ज्यादा होने के लिए ये लेंस को क्या होगा, थोड़ा पिचकना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। इसको थोड़ा सा पिचकना पड़ेगा, तभी इसका फोकल लेंथ कम हो सकता है। अब इसको पिचकने में हेल्प कौन करता है, वो करता है सिलियरी मसल्स। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है आपका, सिलियरी मसल्स। ये क्या है आपका, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स। देखो ये जो आपको सिलियरी मसल्स है, ये क्या करता है, ये लेंस को होल्ड किए रहता है, और जब भी जरूरत पड़ता है तब ये अपने फोकस, मतलब कि लेंस को पिचका देता है या तो उसको एलोंगेट कर देता है,
ठीक है, ताकि वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सके, देख सके। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लो कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो ये इसका कर्वेचर क्या होगा, और छोटा होगा, ये और छोटा होगा। लेकिन हमारे लेंस का भी एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक ही वो लेंस जो होता है वो पिचक सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये जो, मान लो कि इस जगह पर, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, और इसका इमेज जो है आराम से बन जा रहा है, लेकिन जब इसके और ज्यादा नजदीक आ रहा है तो उसका इमेज नहीं बन पा रहा, वो धुंधला नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है फोकस, जो फोकल लेंथ जो है उसका, वो और कम नहीं हो सकता है। इसी कारण से अब उसका इमेज यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। तो जो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक और जो हमारा आंख होता है उसको क्लियरली देख सकता है, क्योंकि वहां तक वो फोकल लेंथ को कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो वो जो मिनिमम लेंथ होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो मिनिमम लेंथ होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है, जहां तक वो ऑब्जेक्ट को देख पाता है, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दूर के ऑब्जेक्ट में ये जो वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकता है हमारा आई होता है। ठीक है, इससे एक चीज हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे आई का जो फोकस जो होता है, इसका एक रेंज होता है, जिस रेंज में हमारा आई जो होता है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं अगर ये मानता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो ये है और मैक्सिमम तो ये वाला था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है, आपका एक फोकल लेंथ का रेंज है। मतलब कि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है, बार बार चेंज हो सकता है, अलग अलग पोजिशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।